Hello students, class 10. In our last class we have studied the defects in the vision. हम लोगों ने डिफेक्ट इन विजन देखा था जिसमें हमने 3 डिफेक्ट्स देखे थे, मायोपिया, देन हाइपरमेट्रोपिया और उसके बाद प्रेस बायोपिया। ये 3 टाइप के डिफेक्ट्स हम लोगों ने कल पढ़े थे। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एस्टिग्मेटिज्म से। किसे स्टार्ट करना है? एस्टिग्मेटिज्म। ये डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट इज़ ड्यू टू इम्परफेक्ट स्फेरिकल नेचर ऑफ आई लेंस। मतलब हमारे आई लेंस का क्या हो जाए, अगर स्फेरिकल नेचर कुछ इम्परफेक्ट हो जाए, उसके स्फेयर फॉर्म में कुछ चेंज आ जाए, इम्परफेक्शन इन स्फेरिकल नेचर, मतलब उसका नेचर स्फेरिकल ना रह जाए, तो जो डिफेक्ट आता है उसको अपन बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इस डिफेक्ट के आने से क्या होता है, द आई ऑफ अ पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बॉर्डर साइमल्टेनियसली। मतलब या तो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा लंबी दिखाई देती हैं या हमको चीज़ें बहुत ज़्यादा चौड़ी दिखाई देती है। आप लोगों ने कई मिरर देखा होगा, जैसे अपन मिरर में कई बार बहुत ज़्यादा मोटे लगते हैं या बहुत ज़्यादा पतले लगते हैं। ये जो डिफेक्ट्स होते हैं जिसके कारण वो आई लेंस जो होता है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉर्डर को एक साथ फोकस नहीं कर पाता है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? अनेबल टू गिव रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर कलर। कोई पर्टिकुलर कलर के प्रति हमारी आँख सेंसिटिव हो जाए, मतलब कोई पर्टिकुलर कलर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए अगर हमको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है ग्रीन के लिए, तो हमको ग्रीन कलर ब्लैक दिखने लगता है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, दिस इज़ बिकॉज व्हेन पर्टिकुलर रेटिनल कोन फेल्स टू रिस्पॉन्स टू अ कलर। मैंने आपको बताया था हमारे में 2 टाइप के रॉड्स एंड कॉन्स सेल्स होते हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर कोन रेटिनल कोन, मतलब हमारे रेटिना पे कोई एक पर्टिकुलर कोन सेल जो हो जाता है वो उस कलर के प्रति रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो उसका अपन क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। फिर हमारे पास होता है नेक्स्ट, जो हमारे पास आई डिफेक्ट है, दैट इज़ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। आई लेंस ऑफ ओल्ड एज पर्सन बिकम मिल्की। जब किसी बड़े बुजुर्ग की आँख में वाइटिश दिखने लगे, उसको धुंधला वाइट दिखने लगे, और क्लाउडी, ड्यू टू विच दे लॉस देयर विजन, जिसके कारण उनका विजन क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, उनको सब वाइट दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी आँखों के ऊपर एक प्रोटीन लेयर फॉर्म होने लगती है। आँखों के ऊपर मतलब उनके आई लेंस के ऊपर एक प्रोटीन लेयर फॉर्म होने लगती है, जिसके कारण उनको क्या दिखने लगती है? सब चीज़ें उनको वाइटिश या फिर मिल्की दिखाई देती है। तो इसका 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 क्योर क्या है? इसका क्योर है रिमूव्ड बाय सर्जरी। इसको आप कैसे रिमूव करते हैं? इसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करके वो उस एक थिन मेम्ब्रेन को आई लेंस के ऊपर से हटाते हैं, जिसके कारण फिर अगर वो ग्रोथ वापस हो जाती है तो फिर वो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो डिफेक्ट होता है इसको अपन क्या कहते हैं? कैटरेक्ट कहते हैं। तो ये जो जितने भी ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, देन प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट, ये सब जो है वो डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। ये सारे डिफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सम ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर मतलब लाइट के कारण नेचर में क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, जिसमें सबसे पहला फिनोमिना हमको पढ़ना है डिस्पर्शन। लाइट के कारण एटमॉस्फेयर में या लाइट के कारण नेचर में क्या क्या फिनोमिना होते हैं, जिसमें सबसे पहला फिनोमिना हमको पढ़ना है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन पढ़ने के लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म आप लोगों ने सबने देखा है लैब में इस तरीके का, या फिर बाज़ार में इस तरीके का एक कांच का इस शेप का एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म 2 तरीके के आते हैं।
या तो ये प्रिज्म इक्वेटोरियल हो सकता है, दूसरा या तो ये प्रिज्म आइसोसेलेस हो सकता है। इक्वेटोरियल मतलब होता है जैसे उसकी तीनों फेस 60 डिग्री के एंगल पे हो। आइसोसेलेस मतलब होता है ये दो फेस तो ये वाला एंगल तो उसका 90 होता है, लेकिन बचे हुए दो एंगल उसके 45 डिग्री के होते हैं। इस तरीके का जो प्रिज्म होता है इसको अपन राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म कहते हैं। और एक ऐसा प्रिज्म जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं उसको अपन इक्विलेटरल प्रिज्म कहते हैं। तो ये जो प्रिज्म होता है इसके थ्रू हमको रिफ्रैक्शन समझना है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म में ये मैंने एक फेस बनाई है। बेसिकली इट इज़ अ 3D पिक्चर, लेकिन हम यहाँ इसकी एक फेस कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली फेस और इसके पीछे वाली फेस, ये वाली फेस, ये दोनों ही फेस क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिंग फेस कहलाती है। और एक जो नीचे होता है दैट यू कॉल्ड एज द बेस ऑफ प्रिज्म, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म का बेस कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज बेस एंड दिस टू आर द रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ये दोनों क्या हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, whenever light is incident, this is incident ray, ये एक इंसिडेंट रे है। एक्सक्यूज मी, मैं दो तो ये एक इंसिडेंट रे है। जब ये इंसिडेंट रे इस फेस पे गिरती है तो हम यहाँ पे बनाते हैं नॉर्मल। सो दिस इज़ अ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस फेस। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस रे को जाना कैसा चाहिए था, सीधे इस तरीके से ये रे को निकल जाना चाहिए था, पर ये रे इस तरीके से नहीं जाती है क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल, तो ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है इस तरीके से। ये इस तरह, हाँ मैंने कर दिया, ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। गेटिंग माई पॉइंट। फिर इस फेस पे फिर से रिफ्रैक्शन होता है। ये एक नॉर्मल हम यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज़ सेकेंड नॉर्मल टू दिस फेस। बेसिकली यहाँ पे ये जानी चाहिए थी सीधी, पर ये ऐसी नहीं जाती, ये इस नॉर्मल से अवे होगी। अवे क्यों होगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये सीधे ना जाने की बजाय इस तरीके से। तो बेसिकली दिस इज़ योर एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस एंगल से ये क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट एट दिस सरफेस। ये इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको आर डैश से बता देती हूँ। ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो बेसिकली ये रे सीधी ऐसी दिखनी चाहिए थी, दिस इज़ द पाथ, लेकिन ये रे आई है कैसी, ऐसी। तो इस रे को यदि मैं पीछे ले आऊँ और ये जो एंगल है, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो आपस में एंगल बनाती हैं, ये उस एंगल को अपन कहते हैं डी। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे से इतने एंगल से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो इस तरीके का रिफ्रैक्शन होता है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म जो है वो एक इंसिडेंट रे को कुछ एंगल से क्या कर देती है, मोड़ देती है, कुछ एंगल का उसमें डेविएशन क्रिएट करती है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। मतलब जो प्रिज्म है वो रिफ्रैक्शन शो करता है।
रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा है। रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब वो किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। जब वो एयर में थी तो उसकी स्पीड कुछ और होती है, जब वो ग्लास में आई तो उसकी स्पीड कुछ और हो जाती है। जिस स्पीड चेंज के कारण वो अपना पाथ क्या होता है, बदल लेती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमको इतना समझ में आया कि प्रिज्म जो है बेसिकली वो किसी भी पर्टिकुलर लाइट में एक डेविएशन क्रिएट करता है, उस लाइट को बैंड करता है, कुछ तो भी एंगल से उस लाइट को बैंड करेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। किसी भी लाइट का उसके कंपोनेंट्स कलर में टूट जाना। एक लाइट के अंदर एक लाइट बहुत सारे कलर्स से मिलके बनी हो सकती है। तो जब वो पर्टिकुलर लाइट उन सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाए तो हम उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्यों होता है? बेसिकली डिस्पर्शन हमको कहाँ देखने मिलता है? डिस्पर्शन हमको देखने मिलता है प्रिज्म में। यदि हम प्रिज्म में एक वाइट लाइट गिराते हैं, वाइट लाइट यानी कि सनलाइट, जो हमारे पास सन से लाइट आती है बेसिकली वो 7 कलर्स से मिलके बनी हुई है। वाइट लाइट इज़ पॉलीक्रोमेटिक। क्या होती है वाइट लाइट? वाइट लाइट इज़ पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक मतलब वो लाइट जो बहुत सारे कलर्स से मिलके बनी हुई है। तो ये जो वाइट लाइट है ये जब किसी प्रिज्म पे गिरती है तो वो उन सारे कलर्स को अलग अलग एंगल से डेविएट करता है। क्या करता है? अलग अलग एंगल से बैंड करता है। मतलब इस वाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स थे, जब वो इस प्रिज्म में एंटर होते हैं तो सब में एक जैसा बैंडिंग नहीं होती है। सब में एक जैसी बैंडिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसलिए उनमें बैंडिंग भी अलग अलग होती है। गेटिंग माई पॉइंट। अभी जो वाइट लाइट है जब वो प्रिज्म में एंटर करती है और जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ यदि मैं कोई कागज़ या फिर कोई स्क्रीन लगा के देखूँ तो मुझे उस वाइट लाइट से यहाँ कागज़ पे 7 कलर्स दिखाई देंगे। वो जो 7 कलर्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जिस स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट है। दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट विच कंसिस्ट ऑफ 7 कलर विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। जिसमें से वायलेट कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। मतलब ये एक्चुअल डायरेक्शन था वाइट लाइट का और इतना इसके एंगल में क्या आ गया? बेंडिंग। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एंगल ऑफ डेविएशन किस में आता है? वायलेट लाइट में। और मिनिमम डेविएशन किस में आता है? रेड लाइट में। रेड लाइट में मिनिमम डेविएशन होता है। गेटिंग माई पॉइंट। और वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है। तो ये डेविएशन क्यों होता है? ये क्यों अलग अलग प्रिज्म लाइट को डेविएट करती है? ये तो मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया था। अब ये जो प्रिज्म होता है बेसिकली ये अलग अलग एंगल से क्यों डेविएट करता है? मैंने आपको बताया था एक वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है और हर एक कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। और याद रखिएगा वेवलेंथ, दिस इज द लैम्डा, दिस इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है वायलेट कलर से। वेवलेंथ ज़्यादा होना मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक रीच करती है, इसलिए अब जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनको रेड कलर से बनाया जाता है ताकि वो हमको दूर से ही दिखाई दे दें। जो भी हमारे स्टॉपिंग ट्रैफिक सिग्नल जो स्टॉप होते हैं उन सबको रेड कलर से बनाया जाता है ताकि हमको दिख जाए कि हमको स्टॉप होना है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे कम डेविएट होता है, उसमें डेविएशन सबसे कम होता है। डेविएशन इज़ वेरी स्मॉल।
गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली मैंने बताया हर एक कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है, और हम लोग पहले देख चुके हैं एफ इंटू लेमदा इज इक्वल्स टू सी, मतलब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज वेलोसिटी वी। अब मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ द फंक्शन ऑफ सोर्स। जब भी कभी लाइट किसी सोर्स, अपन सोर्स बदलेंगे, जैसे अभी अपन सन से लाइट ले रहे हैं, फिर किसी और अगर सोर्स से लाइट होगी तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर सेम सोर्स। यदि आपका सोर्स, अभी हमारा यहाँ पे सोर्स है सन, यहाँ पे हमारा सोर्स है सनलाइट, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स हो चुकी है। सनलाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब यदि सबके लिए लैम्डा अलग है तो सबकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, मतलब हर अलग अलग वेवलेंथ है अगर उसके अंदर के कलर्स की, तो हर कलर अलग अलग वेलोसिटी से प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करेगा। और क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी से हर कलर ट्रैवल करेगा तो उसमें बेंडिंग भी अलग अलग आएगी। तो बेसिकली इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ, जो अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स के लिए, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है वो अलग होता है, अलग अलग होता है। रेड कलर के लिए उसकी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और होगी, वायलेट कलर के लिए प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और होगी, जिसके कारण ये फिनोमेना डिस्पर्शन शो होता है। गेटिंग माई पॉइंट? डिस्पर्शन मतलब होता है किसी भी लाइट का उसके कंपोनेंट्स कलर में स्प्लिट हो जाना। ओके, तो ये डिस्पर्शन, अब इसके बाद हम लोग ये डिस्पर्शन था। अगर मान लीजिए किसी भी लाइट में सिर्फ एक ही कलर है, वो कोई बहुत सारे कलर्स से मिलके नहीं बना है, तो उसको अपन कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। और यदि किसी लाइट में बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे कि सनलाइट, जिसको अपन वाइट लाइट भी कहते हैं, वो होती है पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक मतलब विद मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद एक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अपन रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी कहते हैं। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने क्या किया था, एक प्रिज्म था, 2 इक्वल प्रिज्म थे, उसको ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट रख दिया था, और उसने देखा था प्रिज्म 1 जो है, अगर वो लाइट को डिवाइड करता है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, और अगर दूसरा प्रिज्म जस्ट ऑपोजिट टू इट रखा है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसी वाइट लाइट को समेट देता है, समेटेगा, और हमें इस स्क्रीन पे फिर से क्या दिखाई देगी? वाइट लाइट दिखाई देगी। तो बेसिकली यहाँ से हमने वाइट लाइट दी थी, प्रिज्म 1 ने उसको उसके कलर्स में तोड़ दिया, उसका स्पेक्ट्रम बना दिया। जब इस स्पेक्ट्रम को हमने दूसरे प्रिज्म पे गिराया जो कि ऐसा ही था, बस उसको हमने उल्टा रखा था, तो वो प्रिज्म इन सारे कलर्स को क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है, और उसको बना देता है एक सेम वापस से वाइट लाइट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द बेंडिंग ऑफ लाइट बाय प्रिज्म 2, द बेंडिंग ऑफ लाइट by prism 2 is equal and opposite to prism 1। ये भी उस लाइट को उतना ही बेंड करता है जितना ये करता है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है, इसलिए ये लाइट वापस यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन ने। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमको डिस्पर्शन, ये तो मैंने प्रिज्म से बता दिया। अब हमको डिस्पर्शन नेचुरली कहाँ देखने मिलता है? हमको डिस्पर्शन नेचुरली देखने मिलता है रेनबो में। जो रेनबो हम लोग देखते हैं, 7 कलर्स ऑफ रेनबो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फिनोमिना डिस्पर्शन। वो किसके कारण होता है? डिस्पर्शन। लेकिन वहाँ प्रिज्म नहीं होता, वहाँ प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं रेन के ड्रॉपलेट्स। क्या बिहेव करते हैं? रेन के ड्रॉपलेट्स। तो डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉप in air produce rainbow on a rainy day। Dispersion of sunlight through water drop in a air produce rainbow। वहाँ पे प्रिज्म की जगह जो रेन ड्रॉप होती है,
बेसिकली वो रेन की ड्रॉप किसकी तरह बिहेव करती है, प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। और जब सन से आने वाली रे उस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है, वाटर ड्रॉपलेट ऑब्वियसली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो जब ये सन की लाइट उस वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है तो वो उस वाइट लाइट सनलाइट को तोड़ देता है उसके 7 कलर में, और वो सारे की सारे कलर्स बिकॉज ऑफ सारे की सारे ड्रॉप्स मिलके एक रेनबो बनाते हैं और वो रेनबो हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट ही हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रिज्म के थ्रू नहीं होता है, यहाँ पे रेन ड्रॉप्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन? द नेसेसरी कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होना है, सनलाइट को टूटना है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होना ज़रूरी है। इसलिए बारिश के बाद जब हवा में मॉइस्चर होता है, जब हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तब ये सनलाइट क्या होती है, टूटती है। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है? द सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। हम लोग को हमेशा सन के ऑपोजिट रेनबो दिखाई देगा, जहाँ सन है वहाँ नहीं दिखाई देता है, सन के ऑपोजिट रेनबो दिखाई देता है। तो हमारे पीछे सन है, हमको उस रेनबो दूसरी तरफ दिखाई देगा। तो सन का होना ज़रूरी है और वाटर ड्रॉपलेट्स का होना भी ज़रूरी है, तभी हमको क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा। होता क्या है, सन से आने वाली लाइट किसी रेन ड्रॉप पे जब गिरती है तो क्योंकि ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, इस सरफेस पे एक बार रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो सनलाइट है ये इसके कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इस सरफेस पे होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप लोग को अभी 10th क्लास में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये लाइट पलट जाती है उसी वाटर ड्रॉपलेट में। क्यों पलटती है, कैसे पलटती है, वो हम 12th में पढ़ेंगे। उसके बाद इस सरफेस पे यहाँ पे उसका फिर से रिफ्रैक्शन होता है, मतलब फिर से बेंडिंग होती है, और ये जो बेंडिंग होती है ये सब इकट्ठी हो जाती है कहाँ पे, स्काई में, और हमको यहाँ पे दिखाई देता है रेनबो। हमको यहाँ दिखाई देगा रेनबो। तो बेसिकली जो प्राइमरी रेनबो है, कभी कभी हमें 2 रेनबोज भी दिखाई देते हैं, कभी कभी हमको एक ही रेनबो दिखाई देता है। तो एक रेनबो दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो। हमको जो प्राइमरी रेनबो दिखाई देता है वो बिकॉज ऑफ 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय रेन ड्रॉप के कारण होता है। जब ज़्यादातर रेन ड्रॉप्स, जब बहुत सारे रेन ड्रॉप में 2 रिफ्रैक्शन और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो जो हमको रेनबो दिखाई देता है वो होता है प्राइमरी रेनबो। जो सेकेंडरी रेनबो, कभी कभी हमको जब बहुत रेयर चांस होते हैं जब हमको दूसरा रेनबो भी दिखाई देता है। जो सेकेंडरी रेनबो है वो बेसिकली कभी कभी लाइट वाटर ड्रॉपलेट पे इस तरीके से पड़ती है कि उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है, जब वाटर ड्रॉपलेट पे सनलाइट कुछ इस तरीके से गिरे कि वो उसमें यहाँ पे एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर लाइट यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गई, फिर हो गई, तो इस तरीके के जब 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे हमको फिर एक और रेनबो दिखाई देता है। तो बेसिकली जो रेनबो है, दैट रेनबो इज़ द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन। वो हमको कलर व सनलाइट का उसके कलर्स में डिवाइड होना इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हम लोगों ने हमारे डिफेक्ट्स इन विजन पढ़े। हमने 3 टाइप के डिफेक्ट्स पढ़े, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट। फिर हमने ऑप्टिकल फिनोमिना पढ़ा जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा, और फिर हमने डिस्पर्शन थ्रू रेनबो पढ़ा। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स बाकी हैं, स्कैटरिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट विल टेक 1 क्लास, और उसके बाद हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हमारे को इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस और लगने वाली हैं। बेटर है हम स्लो पढ़ें पर परफेक्ट पढ़ें, इसलिए जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको बुक्स से पढ़ो। कई स्टूडेंट एज इट इज़ मेरे नोट्स को कॉपी कर देते हैं अपने
टेक्स्ट नोटबुक में। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, उसको आपको और डिटेल में लिखना होगा। तो वो आप किसी बुक्स से या फिर किसी रेफरेंस बुक से टेक्स्ट और उसको थ्योरी में लिखो। यहाँ पे जो मैं बताती हूँ वो आपको शॉर्ट में कैसे समझाना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. Next topic we will start in next class. Thank you so much.